हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम इकोनॉमिक्स। माय नेम इज केशव झा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी घटना चक्र की जो बुक है उसका चैप्टर 5, जो कि है उद्योग क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है। इससे पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर हमने उसके नोट्स और ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो टिल डेट हमने क्या कर रखे हैं, डिस्कस कर रखे हैं। एंड आई रियली होप कि ये सारी वीडियोस आपके लिए फायदेमंद होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। आज हमें बात करनी है सबसे पहले किस चीज की, उद्योग एवं नई आर्थिक नीति यानी कि इंडस्ट्री एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1948 में तथा 1956 की औद्योगिक नीति में, यानी कि 2 बार हमारी औद्योगिक नीति यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लागू की गई थी, 1948 में और 1956 में, स्वतंत्रता के बाद। इनमें उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखा गया, परंतु कालांतर यानी जैसे जैसे समय में अंतर आया में उद्योगों की अध्यक्षता यानी कि उद्योगों को चलाने के कारण इनके प्रबंधन में सरकारी हस्तक्षेप की कमी की जरूरत महसूस की जाने लगी। यानी पहले तो कहा गया कि इनका कंट्रोल किसके हाथ में, सरकार के हाथ में, पर बाद में लगने लगा कि नहीं यार, इनका कंट्रोल जो है सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। कालांतर में इसमें कुछ ढील दी गई अंततः तथा अंततः वर्ष 1991 में लागू नई आर्थिक नीति के तहत निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण को अपनाया गया। यानी कि हमारी जीडीपी की जीडीपी कह रहा हूं, एलपीजी, हमारी एलपीजी की पॉलिसी अपनाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण एंड वैश्वीकरण। निजीकरण के तहत सरकार सार्वजनिक स्वामित्व को कम करती है, यानी कि जो सरकार का जो होता है प्राइवेट इंडस्ट्री पे अपना हक होता है उसे कम कर देती है, तथा अपनी हिस्सेदारी निजी व्यक्तियों को बेच देती है। यानी जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, जिसे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उदारीकरण के तहत सरकार द्वारा सरकारी निरीक्षण एवं नियंत्रण में कमी की जाती है, यानी सरकार जो है नियमों में थोड़ी ढील देती है और नियमों को सरल एवं उदार बनाया जाता है। सरकार जो है वो कंपनियों के ऊपर जो अपना कंट्रोल होता है वो थोड़ा कम कर देती है और नियमों को भी थोड़ा और अच्छा बनाया जाता है। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, लाइसेंसिंग की समाप्ति और उसके नियमों की छूट आदि उदारीकरण के तहत उठाए जाने वाले कदम है। वैश्वीकरण, यह विश्व के एकीकरण से संबंधित अवधारणा है। यानी वैश्वीकरण का मतलब यह पूरे विश्व को एक करना, जिसके तहत विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती है तथा इनके मध्य वस्तुओं, सेवाओं, संसाधन, पूंजी आदि का स्वतंत्र प्रवाह यानी बाधा रहित प्रवाह होने लगता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को ही एलपीजी की नीति कहते हैं। ये मैंने बताई दी आपको। नई औद्योगिक नीति 1991 की, ठीक है, आप जरा इसके बारे में बात करते हैं। 24 जुलाई, जो कि मेरा डेट ऑफ बर्थ भी है, 1991 नहीं है पर 24 जुलाई तो है ही, 1991 को घोषित नई औद्योगिक नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी, में उद्योगों पर सार्वजनिक नियंत्रण को शिथिल करते हुए उनके उदारीकृत कदम जो है वो उठाए गए। सार्वजनिक नियंत्रण को थोड़ा कम किया गया और उदारीकरण को थोड़ा बढ़ाया गया। इसमें क्या किया गया, सबसे पहला काम किया गया कि भैया औद्योगिक लाइसेंसिंग से मुक्ति दे दी गई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़ करके, यानी जो 18 मेजर हमारी इंडस्ट्रीज थी छोड़ करके शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। कालांतर में इसमें भी कमी की गई, यानी अब ये 18 नहीं है, इससे और कम किए गए हैं। वर्तमान में केवल 4 उद्योग, सिगरेट, तंबाकू, खतरनाक रसायन, रक्षा उपकरण तथा औद्योगिक विस्फोटक को लाइसेंसिंग के अंदर रखा गया। यानी अब 18 भी नहीं, अब केवल 4 सेक्टर है जो लाइसेंसिंग के अंदर आते हैं। सेकंड, सार्वजनिक क्षेत्र में कमी की गई। क्या किया गया, नई आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रखे गए 17 उद्योगों को घटा करके 8 कर दिया गया। यानी पहले 17 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आते थे, अब 8 कर दिए गए। इसके हिसाब से हमारे 9 उद्योगों को खाली छोड़ दिया गया। कालांतर में यानी समय के बीतने पर और भी कम करते हुए वर्तमान में केवल 2 उद्योग, परमाणु ऊर्जा और रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आरक्षित है। बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर जो है वो आ सकता है। रेलवे बस आप खुद की नहीं खोल सकते अभी फिलहाल। एमआरटीपी, परिसंपत्ति सीमा की समाप्ति, इस नीति में एक एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत आने वाली कंपनियों की अधिकतम परिसंपत्ति सीमा को समाप्त कर दिया गया, जिससे वे अधिक निवेश, विलय एवं अधिग्रहण कर
अपने उत्पादक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर सके। यानी पहले कंपनियों के ऊपर रखा गया था कि भैया इससे ज्यादा आप परिसंपत्ति नहीं रख सकते। अब एमआरटीपी के अंतर्गत क्या किया गया, भैया आप कितनी भी संपत्ति रख सकते हो, कितना भी निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त उद्योगों के स्थापना संबंधी नीति में भी सुधार किया गया तथा 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में उद्योग लगाने हेतु अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया कि भैया अगर 10 लाख तक के आपके एरिया में लोग हैं, वहां आपको कोई उद्योग खोलना है तो आपको जरूरी नहीं है कि आप परमिशन लो। उद्योग में विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा एवं शर्तों को उदार बनाने संबंधी अनेक घोषणाएं की गई। नोट, विदेशी पूंजी के संदर्भ में या संबंध में वर्ष 1999 में पूर्व यानी 1999 से पहले कठोर अधिनियम यानी फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, लेकिन उसे अब उसके स्थान पर क्या लाया गया, फेमा लाया गया। पहले फेरा था, अब उसके अंदर क्या लाया गया, फेमा लाया गया 1999 में। क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी पहले रेगुलेशन एक्ट था, अब मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा आया। यह अधिनियम जून 2000 से प्रभावी हुआ है। 1999 से पहले फेरा था, अब 2000 के बाद फेमा चलता है। 6 पॉइंट कहता है कि 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति यानी कि CCEA द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत शेष 2 घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के तौर तरीकों और रोड मैप की स्वीकृति दी गई, जिसके अंदर क्या क्या शामिल है। अब ये जो भारत का पैकेज था, इसके अंदर क्या क्या शामिल है, हम जरा इसको और जूम कर लेते हैं। अरे ये तो ज्यादा ही जूम हो गया, जूम आउट करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है। के अंतर्गत शेष 2 घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के तौर तरीकों और रोड मैप को स्वीकृति दी गई, जिसमें शामिल है। तो अब हमें यह देखना है कि हमें जो पैकेज दिया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसके अंदर कौन कौन सी 2 घोषणाओं को शामिल किया गया और क्या क्या इस पैकेज के अंदर आता है। पैकेज घोषणा में सूक्ष्म विनिर्माण और सेवा इकाइयों यानी माइक्रो की ऊपरी सीमा को बढ़ाकर के 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए निवेश का टर्नओवर किया गया। यानी ये कहा गया कि भैया जो सूक्ष्म यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज है यानी माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनके लिए बोला गया कि भैया उनकी ऊपरी सीमा 1 करोड़ की होगी जब निवेश कर सकती है और 5 करोड़ का टर्नओवर उनका हो सकता है। जबकि स्मॉल इकाइयां यानी कि जो छोटी इकाइयां थी, उन पर बोला गया कि 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर दिया जाएगा, तो इन्हें छोटी इकाइयों के अंदर रखा जाएगा। मध्यम इकाइयों के लिए बोला गया कि ये 20 करोड़ का निवेश कर सकती है और 100 करोड़ का अगर टर्नओवर देती है तो ये मध्यम इकाइयां कहलाएंगी। उल्लेखनीय है कि यह संशोधन MSME विकास अधिनियम के 2006 में लागू होने के 14 वर्षों बाद किया गया था। यानी कि MSME जब निकला था हमारा 2006 में, तो उसके 14 सालों के बाद ये हमने क्या किया है, एक रिकॉर्ड लेकर के आए 2020 में। ये हमने किया कि भैया इसको चेंज किया जाए कि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके लिए क्या लिमिट होनी चाहिए, और सारी लिमिट्स जो है दोबारा से चेंज की गई कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए माइक्रो इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए, 1 करोड़ की लिमिट, वहीं पर मीडियम स्मॉल के लिए 10 करोड़ की, मीडियम के लिए 20 करोड़ की। यह भी तय किया गया कि निर्यात के संदर्भ में कारोबार को MSME इकाइयों में किसी भी श्रेणी के लिए कारोबार की सीमा में शामिल जोड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपको निर्यात करना है तो आपको MSME के अंदर किया ही नहीं जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो, किसी भी श्रेणी का उद्यम हो। यह व्यापार करने में आसानी की दिशा में एक और कदम था कि भाई आपको किसी भी उसमें नहीं डाला जाएगा, आप कितना भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास लिस्ट है। ये बोला गया है कि पहले जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती थी या माइक्रो इंडस्ट्री होती थी, उसमें कहा जाता था कि इसमें 25 लाख का निवेश होना चाहिए। अब ये बढ़ा के कह दिया गया कि भैया नहीं, इसे 1 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। पुराना टर्नओवर 10 लाख का था, अब का टर्नओवर 5 करोड़ का है। लघु इंडस्ट्री पहले 5 करोड़ थी और टर्नओवर 2 करोड़ था, लेकिन अब क्या है, ये 5 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो, हाँ, क्योंकि अब निवेश 10 करोड़ का है जबकि हमारी टर्नओवर 50 करोड़ की हो सकती है। मध्यम पहले था 10 करोड़ और इससे हमारा पुराना टर्नओवर था 5 करोड़। अब बोला गया है कि 20 करोड़ तक का आप निवेश कर सकते हैं और 100 करोड़ तक का आप टर्नओवर ले सकते हैं, तब तक आप मध्यम ही कहलाएंगे। ये MSME के अंदर किया गया था पहले।
भारत में औद्योगिक वित्त के स्रोत, यानी भारत में जो हमारा फाइनेंस है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस है, उसके स्रोत क्या है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में उद्योग अपनी वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आंतरिक साधनों यानी अंश पूंजी, शेयर के विक्रय, ऋण पत्र और लाभों का पुनर्वेश के अतिरिक्त संस्थागत स्रोतों से भी करते हैं। यानी हम जो अपनी वित्त की आवश्यकताएं हैं वो इन चीजों से तो लेते ही लेते हैं, लेकिन साथ साथ संस्थागत स्रोत यानी बैंक वगैरह से भी करते हैं। जो प्रमुख संस्थाएं उद्योग को वित्त पोषण करती है वो कौन कौन सी है? सबसे पहले है आईएफसीआई, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, आईएफसीआई। ओके, यहाँ पर स्थापना हुई थी 1948 में। इसका काम क्या है? इसका काम है औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण देना। यह उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन क्षमता में स्थायी सुधार हेतु ऋण देती है और यह अधिकतम 25 वर्षों के लिए ऋण देती है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना आईएफसीआई के बारे में कि 1948 में आई, 25 वर्षों के लिए ऋण देती है और दीर्घकालीन और मध्यकालीन देती है और स्थायी सुधार हेतु ऋण देती है। फिर सेकंड है हमारा आईसीआईसीआई, भारतीय औद्योगिक शाख एवं निवेश निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसका काम है निजी क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों का वित्त पोषण, यानी निजी क्षेत्र में जितने भी औद्योगिक इकाई है उनका फाइनेंस प्रोवाइड करवाना। इसके इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ष 2002 में इस संस्था का विलय आईसीआईसीआई बैंक में कर दिया गया था। पहले ये अलग काम करती थी पर अब ये बैंक के साथ मिलकर के ही काम करती है। 2002 में इसको मिला दिया गया था। थर्ड है हमारी आईडीबीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इसका कार्य है औद्योगिक उद्देश्यों के सभी स्तरों का वित्त पोषण, यानी चाहे कोई सा भी जो भी औद्योगिक स्तर है, चाहे वो निम्न स्तरीय उच्च स्तरीय, सभी का हमारा क्या है? वित्त पोषण। सारे काम के लिए ये लोन देती है। इसका बेसिक एक और काम है आधारभूत, जो हमारे बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, जो हमारी फंडामेंटल इंडस्ट्री होती है, उसको प्रोत्साहन देना। अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था, यानी इसे कॉमर्शियल बैंक बना दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा आईआईबीआई, यानी कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक। वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कमजोर औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु की गई। ये एक अलग है, ठीक है ना। वर्ष 1985 में इसे भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक में रूपांतरित कर दिया गया। फिर मार्च 1997 में इसका नाम बदल करके भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक रखा गया, ठीक है, जिसे हम इसे आज आईआईबीआई के नाम से जानते हैं। तो इसका पहले नाम क्या था? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड। बाद में निगम लिमिटेड चेंज होकर के बैंक बन गया और उसके बाद पूरा नाम चेंज होकर भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक इसका नाम पड़ गया। इसका काम क्या है कि जितनी भी बीमार औद्योगिक इकाइयां हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, यानी सभी को फाइनेंस ये प्रोवाइड करवा सकती है। देन यूटीआई आता है, भारतीय यूनियन ट्रस्ट। नवंबर 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जुलाई 1964 से इसने यूनिट बेचकर बचत एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया। छोटी बचतों को इकट्ठा कर उससे उद्योगों का वित्त पोषण करना, यही इसका काम है। सिक्स्थ है हमारा सिडबी, एसआईडीबीआई, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना अक्टूबर 1989 में अधिनियम द्वारा अप्रैल 1990 से कार्यरत, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में, और काम कब से कर रहा है? 1990 से। इसका काम क्या है? लघु उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाना, यानी छोटे उद्योगों को वित्त उपलब्ध करवाना, यही सिडबी का काम है। ऐसा नहीं है कि मुझे इनके नाम इंग्लिश नहीं पता, जैसे सिडबी का तो पता ही है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे भी इनका भी पता है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे इनके पता नहीं है, बस मैं यहाँ पर इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि क्यों फिर हिंदी इंग्लिश में डबल कन्फ्यूजन करूँ, इसी वजह से मैंने बस इंग्लिश में नाम नहीं लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। भारत में सार्वजनिक उद्यमों की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि भारत में पब्लिक कंपनीज जो है वो पब्लिक इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है? तो सबसे पहले तो हमारी नवरत्न कंपनियां आती हैं। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 9 चुनिंदा कंपनियों को अधिक निर्णय में स्वतंत्रता देने हेतु वर्ष 1997 में इन्हें नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया। वर्तमान में इनकी संख्या 14 है। पहले नवरत्न थे, अब 14 कंपनीज है इनके अंदर। फिर आती है हमारी महारत्न कंपनियां। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कंपनियों को जो निम्न मानकों को पूरा करती है महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है। इनके बारे में मानक क्या क्या है? पिछले 3 वर्षों में वार्षिक निवल लाभ, यानी कि जो हमारा एनुअल इनकम होती है, एनुअल प्रॉफिट होता है, वो 5,000 करोड़ हो। कंपनी का निवल मूल्य 15,000 करोड़ रुपए हो। 3 वर्षों में औसत रूप से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया हो।
अगला, यह शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। तो अभी वर्तमान में कुल 10 कंपनियां जिनको महारत्न कहा जाता है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, आईओसी, गेल, भेल, सीआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और पीजीसीआईएल। सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा भी दिया जाता है। तो जैसे महारत्न तो वैसे मिनी रत्न भी होंगी। अब जरा हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख समितियां एवं आयोग की कौन कौन सी प्रमुख समितियां बनी हुई हैं अलग अलग टाइम पे इंडस्ट्री को लेकर के। तो सबसे पहले आई थी महाल महाल नोबिस समिति, 1960 में आई थी। इसका था आय वितरण का आकलन। फिर थी खुसरो समिति जो कि 1989 में आई थी। ये कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए बनाई गई थी। फिर आई थी दांतेवाला समिति जो कि 1968 में आई थी, जो कि बेरोजगारी का अनुमान लगा रही थी। फिर आई थी सरकारिया आयोग जो कि 1983 में हुआ था, जिसका गठन ये केंद्र राज्य के संबंध की बात करती है। फिर आई थी हमारी गोई पोरैया समिति जो कि 1990 में थी, बैंकिंग सेवा सुधार से रिलेटेड इसका काम था। फिर आई थी हमारी गोस्वामी समिति जो कि 1993 में आई थी, जिसका औद्योगिक रुग्णता से काम था, उसका औद्योगिक जो भी सुधार करने थे वो था इसमें। नरसिंहम समिति आई थी जो कि 1991 में थी, इसका फाइनेंशियल सुधार था, हमारा वित्तीय सुधार था। फिर राजा चलैया समिति थी, 1991 में ही आई थी, इसका काम था टैक्स को सुधारने का, जो पॉलिसी वगैरह थी सारी की सारी। फिर जानकी रमन समिति 1992, जिसका मेन उद्देश्य जो था वो प्रतिभूति घोटाले को ध्यान में रखना था। स्कैम 1991 के बाद हुआ था ना इसका, तो प्रतिभूति घोटाला। मल्होत्रा समिति 1993, बीमा सुधार से रिलेटेड थी। फिर भंडारी समिति आई 1994, जिसका था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्रचना, यानी रीजनल रूरल बैंक जो थे उनके लिए पुनर्संरचना तैयार करना। फिर आबिद हुसैन समिति 1995 में आई थी, जिसका लघु उद्योग के ऊपर सुधार का काम था। फिर मीरा सेठ समिति आई थी 1997 में, जिसका हथकरघा विकास यानी हैंडीक्राफ्ट के ऊपर इसका काम था। देन महाजन समिति आई थी 1997 में ही, सेम ईयर में, जो चीनी उद्योग से रिलेटेड काम कर रही थी। फिर उसके बाद एस तारापुर समिति थी 1997 में, जिसे रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता यानी कि रुपए को पूंजी खाते में किस तरीके से चेंज किया जाए, इसके ऊपर मेन काम इन्होंने किया था। फिर 1997 से लेकर के 2005 तक ऐसी कोई बड़ी नीति आई नहीं थी। फिर 2016 में सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में आई, जिन्होंने गरीबी आकलन के ऊपर अपना काम किया। सच्चर समिति आई 2005 में, जिन्होंने मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने के ऊपर बात की। फिर पारिक समिति थी 2013 में, जिन्होंने पेट्रोलियम उत्पाद की मूल्य प्रणाली के ऊपर ध्यान दिया। फिर नेक्स्ट थी हमारी मालेगाम समिति, जिन्होंने 2018 में बैंकिंग क्षेत्र में बुरे लोन हेतु अपना काम किया था। इन्होंने सारा काम इस चीज के ऊपर किया था। तो ये कुछ हमारी 19 प्रमुख समितियां हैं जब से आई हैं, पॉलिसीज हमारी आई हैं तब से लेकर के अब तक की, 1960 के टाइम से लेकर के, आजादी के बाद से लेकर के अब तक की, और इन सब के काम है। आई होप आपके लिए फायदेमंद होंगे और आपको इससे फायदा मिलेगा। अब हम जरा बात करते हैं कि प्रमुख बोर्ड जो इंडिया में इंडस्ट्री से रिलेटेड जो प्रमुख बोर्ड है वो कौन कौन से है। तो सबसे पहले है भारतीय कॉफी बोर्ड जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड कोटायम केरल में है। भारतीय चाय बोर्ड जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। भारतीय तंबाकू बोर्ड जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। भारतीय मसाले बोर्ड जो कि कोची केरल में है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड ये हैदराबाद तेलंगाना में है। तो ये कुछ प्रमुख बोर्ड्स हैं कि इंडिया में कहां कहां पर कौन कौन से बोर्ड हमारे स्थित हैं। ये हमने अभी तक उद्योगों के बारे में पढ़ा। अब जरा उद्योगों के बारे में आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है अभी हमारे देश में, इसके ऊपर क्या हाल है क्या नहीं। कोविड-19 महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को इस सदी में एक बार फिर संकट का सामना करना पड़ा है, ये तो हम सब जानते हैं, जिसके फलस्वरूप करोड़ों लोगों की जीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मेरी खुद की जीविका पे पड़ा है तो पता है ये तो। उद्योग क्षेत्र भी इस झटके से बच नहीं सका है, ये तो सीधी बात है, सारे क्षेत्रों पे असर पड़ा है। कृषि क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस हुई है पर झटका तो उसे भी लगा है। लॉकडाउन के दौरान इसमें भी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। जब लोग ही काम पर नहीं जा रहे थे तो फिर इंडस्ट्री कहां से चलेगी।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर औद्योगिक गतिविधियां अप्रैल 2020 में -57.3% की गिरावट से सुधर करके नवंबर 2020 में 1.9% तक संकुचित की गई है। यानी आप देख रहे हो कि आधे से ज्यादा हमारा काम बंद हो चुका था अप्रैल 2020 में। खैर नवंबर 2020 में अभी ये 1.9 के ऊपर आया। 29.87 लाख करोड़ अथवा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 15% के बराबर आकर्षक उपाय अर्थव्यवस्था को राहत एवं सहायता देने के लिए समाविष्ट किए गए, यानी इतने रुपए दिए गए। इन उपायों के तदंतर ऐसे प्रयास किए गए जिनसे अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीवीए के अधंतन अनुमानों के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि का अनुमान है, जिसका वर्ष 2020-21 में जीवीए के समग्र अंशदान 25.8% है। औद्योगिक क्षेत्र के अंशदान में वर्ष 2011-12 से लगातार गिरावट होती जा रही है, यानी कि 2011-12 से ही हमारी जीडीपी में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका भाग लगातार कम होता जा रहा है। जीवीए में विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं का हिस्सा वित्त वर्ष 2011-12 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में 2.7% हुआ है, जबकि अन्य सभी औद्योगिक क्षेत्रों में गिरावट हुई है। तो यानी कि ये विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और कुछ उपयोगी सेवाएं ये बढ़ी है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज में हमने क्या देखा है 2011-12 से, यानी पूरे 10 सालों में हमने लगातार गिरावट ही देखी है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी सूचकांक में भारत 190 देशों में से वर्ष 2018 में 77वें स्थान पर 2019 में 63वें स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 10 मापदंडों में से 7 में बेहतर प्रदर्शन किया तथा अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के लगभग समीप पहुंच गए, यानी हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लगभग बराबर पहुंच ही गए थे। कारोबार सुगमता रिपोर्ट 2020 ने वर्ष 2020 में स्वीकार किया है, यानी इस रिपोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि भारत लगातार तीसरी बार मुख्य 10 सुधारवादी देशों में से एक है तथा भारत ने विगत 3 वर्षों में तीसरी बार सुधार के साथ 67वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि भारत अपनी हर तरह से इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, ग्रोथ कर ही रहा है। 190 देशों की सूची में वो पहले 77वें स्थान पर था, फिर 63 के स्थान पर था, फिर एक दूसरी रिपोर्ट है उसमें 67 के स्थान पर है। ठीक है, और ये लगातार अच्छा काम कर ही रहा है। 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से भी लगातार 3 सालों में अच्छा ही काम किया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई निवेश और निवेश वित्त पोषण के प्रमुख स्रोतों में से एक है, यानी कि एफडीआई जो है इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा निवेश का एक तरीका है जो देश में आर्थिक विकास को गति देता है। एफडीआई प्रवाह देश में उत्पादकता, कौशल और प्रौद्योगिक विकास को बढ़ाने के साथ भी जुड़ा हुआ है। एफडीआई इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 2013 से लगातार बढ़ रहा है, यानी एफडीआई इक्विटी जो है लगातार बढ़ ही रही है। वित्त वर्ष 2020 यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी का प्रवाह 49.98 बिलियन यूएस डॉलर था, जबकि 2019 के फाइनेंशियल ईयर में ये 44.37 बिलियन यूएस डॉलर था। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि इक्विटी प्रवाह जो है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है एक साल के अंदर। इस तरह से वित्त वर्ष 2021 के लिए, यानी हमारे फाइनेंशियल ईयर 2021 चल रहा है, सितंबर 2020 तक 13.0 बिलियन यूएस डॉलर ये रहा है। इसके बाद का हमारे पास अभी रिकॉर्ड नहीं है। एफडीआई इक्विटी प्रवाह का बड़ा हिस्सा गैर विनिर्माण क्षेत्र में है, यानी एफडीआई इक्विटी का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नॉन इंडस्ट्रियल क्षेत्र में है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है, जिससे एफडीआई प्रवाह का विनिर्माण क्षेत्र के हिस्से में कमी आई है, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसमें एफडीआई में कमी आई है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्योगों के अंतर्गत ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, धातु, गैर पारंपरिक ऊर्जा, रसायन, खाद्य प्रसंस्करण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैसों को एफडीआई इक्विटी प्रवाह अधिक मात्रा में मिलता है। वित्त वर्ष 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के उद्योगों में हुए एफडीआई इक्विटी प्रवाह का लगभग 67% भाग था। यानी वित्त वर्ष में अगर हम बात करते हैं तो एफडीआई इक्विटी जो है टोटल फ्लो का कितना था, विनिर्माण क्षेत्र हमारा कितना था 67%। तो जो भी हमारा टोटल एफडीआई का इक्विटी आया उसमें विनिर्माण क्षेत्र 2020 में केवल 67% था, बाकी 23% हमारे नॉन औद्योगिक यानी नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें हमारा एफडीआई आया है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017, एनएसपी 2000, एनएसपी 70 ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होते हुए भी उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण विस्तार को जोर दिया है। एनएसपी 17 का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक 158 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग सहित 300 मिलियन टन यानी एमटी मैट्रिक टन की अपरिकृत इस्पात यानी क्रूड स्टील क्षमता तथा 230 एमटी यानी मैट्रिक टन तैयार इस्पात फिनिश्ड स्टील क्षमता प्राप्त करना है। यानी कि भैया इनका कहना है कि 2030-31 तक हम 300 मैट्रिक टन जो है वो तो क्रूड यानी कि धरती से निकाल लिया करेंगे, अपकृष्ट कर लिया करेंगे, और 230 मैट्रिक टन जो है बना करके तैयार फिनिश्ड स्टील प्राप्त करना है इनका। चीन के बाद भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। हालांकि वर्ष 2019-20 के दौरान इसमें प्रति व्यक्ति कुल तैयार इस्पात उपयोगिता 229 किलोग्राम की वैश्विक औसत की तुलना में 74.7 किलोग्राम के आसपास ही थी। इसके अतिरिक्त क्रूड स्टील यानी कच्चे इस्पात के संयंत्रों में क्षमता उपभोग भी कम ही बनी रही है। हम दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, लेकिन अभी इतना बड़े हिस्से में हम लोग नहीं कर रहे। अगर 229 पूरे विश्व में औसत है तो हमारा 74.7 ही रहा है। वही अगर मैं कोयला इंडस्ट्री की बात करता हूं तो भारत में कोयला सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मिलने वाला जीवाश्म ईंधन यानी ऑर्गेनिक फ्यूल है। यह देश की ऊर्जा जरूरतों को 55% की पूर्ति करता है, यानी देश में आधा से ज्यादा यही ऊर्जा पूर्ति करता है। कोयला न केवल देश में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, बल्कि इसका उपयोग स्टील, स्पंज, आयरन, सीमेंट, कागज, ईंट के भट्टे आदि कई औद्योगिक धंधों में भी किया जाता है। वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कोयले का उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में बहुत कम अर्थात 0.05% वृद्धि के साथ 729.1 मिलियन टन रहा। वित्त वर्ष 2021 अप्रैल अक्टूबर में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन 337.52 मिलियन टन था, अर्थात इसमें 3.3% की कमी आई थी। इस वजह से इसकी वजह कोविड-19 ही है, क्योंकि कोविड-19 नहीं होता तो शायद ये इतनी कमी नहीं आती। भारत कोयले का आयातक भी है, यानी हमें दूसरे देशों से कोयला मंगवाना भी पड़ता है। भारत ने पिछले वित्त वर्ष 2019 में से अधिक 5.7% वृद्धि दर से वित्त वर्ष 2020 में 248.54 मैट्रिक टन कोयला आयात किया है, यानी 2019 की अपेक्षा में 5.7% ज्यादा ही इंपोर्ट किया है हमने। ठीक है, 248.54 मैट्रिक टन हमने मंगवाया है। भारत में बिजली आपूर्ति काफी हद तक कोयले पर ही निर्भर करती है। चूंकि कोयले को पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता, फिर भी भारत सरकार ने ऊर्जा की आवश्यकताओं तथा पर्यावरण अनुकूलता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई उपाय किए हैं। कि तो कोयले से एनर्जी तो मिल सकती है, पर यह देश के लिए तो अच्छा नहीं है ना। देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो एंटरप्राइजेस जो है वो क्षेत्र में 11 करोड़ से अधिक लोग नियोजित है। यानी देश में 11 करोड़ से अधिक लोग तो इसी सेक्टर में काम करते हैं। यह क्षेत्र जीडीपी का लगभग 30% है, यानी जीडीपी का 30% हिस्सा यहीं से आता है। और सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में देश के आयात का आधे हिस्से में इसका ही योगदान है। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था, सबसे ज्यादा इसी पे असर आया था। इस क्षेत्र को वापस पटरी पर लाने के लिए कई सुधारात्मक एवं सहायक उपाय किए गए हैं, जिनमें से सर्वप्रथम एमएसएमई की परिभाषा में निवेश का मानदंड को संशोधन करना, यानी एमएसएमई में क्या किया गया, निवेश को चेंज किया गया। जो हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी थी, निवेश को चेंज कर दिया गया ना, 25 लाख से चेंज करके 5 करोड़ 1 करोड़ तक कर दिया गया था। एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा, पूर्ववर्ती एमएसएमई वर्गीकरण, यानी पहले का वर्गीकरण जो है, पहले का वर्गीकरण ये था कि अगर आप विनिर्माण सेक्टर यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से है तो अगर आपका निवेश 25 लाख रुपए या इससे कम है तो आप सूक्ष्म इंडस्ट्री है, अगर 25 लाख से 5 करोड़ है तो आप लघु है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ निवेश है तो आप मध्यम है। जबकि सेवा उद्योग के लिए था कि अगर आपके पास 10 लाख या उससे कम निवेश है तो आप सूक्ष्म है, 10 लाख से 2 करोड़ मध्यम है, 2 से 5 करोड़ मध्यम।
लेकिन अब जो नया संशोधित हुआ है 2020 में, जो हमने बात की थी ना कि एमएसएमई जो है, हमने बात की थी कि एमएसएमई जो है उसके 2006 में स्थापना हुई थी। फिर 2020 में यानी 14 सालों के बाद उसमें क्या किया गया, सुधार किया गया। वो जो सुधार किए गए वो ये है कि विनिर्माण और सेवाओं को पहले तो एक साथ ले आया गया और सीधा बोल दिया गया कि अगर आपके पास 1 करोड़ से कम निवेश और 5 करोड़ का आप कारोबार दे सकते हो तो आप सूक्ष्म कहलाओगे। आपकी कुल बिक्री निवेश जो है वो 1 करोड़ रुपए से अधिक है और 10 करोड़ रुपए से कम है, यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच आपका निवेश है और आपका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, तो आप लघु हो। यानी दो एंड दिए गए। अब सिर्फ निवेश को नहीं डाला गया, अब टर्नओवर को भी बताया गया। पहले सिर्फ निवेश के ऊपर बात हो रही थी, पर अब टर्नओवर की भी बात हो रही है। और मध्यम के लिए बोला गया कि अगर आप 10 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में आपका निवेश है तो आप मध्यम है, और अगर आपका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में तो भी आप मध्यम है। तो ये एक नए तरीके से बांटा गया था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। भारत सरकार ने 9 मई 2020 को एक बड़ी पहल करते हुए एमएसएमई की सहायता हेतु चैंपियंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। चैंपियंस का अर्थ है उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्य पूर्ण अनुप्रयोग, यानी जो भी हमारे नई नई चीजें आती है, नई नई प्रैक्टिसेस आती है, उनको किस तरीके से उनको बनाया जाए और किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए। यह एक आईसीटी आधारित प्रौद्योगिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य छोटी इकाइयों की समस्याएं दूर करके प्रोत्साहन समर्थन प्रदान करने हेतु करते हुए पूरी व्यापार चक्र प्रक्रिया के दौरान सहायता एवं मार्गदर्शन के द्वारा बड़ी इकाइयों में परिवर्तित करना है, यानी कि छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में चेंज करना है। इन सब चीजों को करते हुए यह प्लेटफॉर्म एमएसएमई की समस्त आवश्यकताओं के लिए एकल विंडो समाधान उपलब्ध कराता है। चलिए, हमने कोयले के बारे में बात कर ली, इन सब चीजों की बात कर ली, तो अब कपड़े के बारे में बात कर लेते, कपड़ा और परिधान की बात कर लेते हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग देश के समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपड़ा और वस्त्र उद्योग की समग्र जीडीपी में 2% है, यानी कि जीडीपी में इसका 2% का हिस्सा है। वर्ष 2020 में कुल विनिर्माण जीडीपी में इसका 11% का योगदान रहा है, जिससे लगभग 10.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। यह क्षेत्र देश में कृषि क्षेत्र के पश्चात सबसे बड़ा नियोजक है, सबसे ज्यादा बड़ा फील्ड है ये। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का एक बड़ा भाग महिलाओं का है, यानी जो हमारा ये कपड़ा वस्त्र उद्योग है तो ज्यादातर महिलाएं काम करती है, तथा यह एक महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तथा इस प्रकार देश में समग्र सामाजिक विकास में भी इसका योगदान है। भारत का स्थान कपड़ा एवं वस्त्र उत्पादों के निर्यातक के तौर पर चीन, जर्मनी, बांग्लादेश, वियतनाम तथा इटली के बाद छठे स्थान पर आता है, यानी कि हम लोग कपड़े का अगर उत्पादन की बात करें तो हमारा देश छठे नंबर पर आता है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा लाने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, अब यहाँ पर हम लोग पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, एनआईपी की शुरुआत की है। ये हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, जिसका वित्त पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र निधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। वर्ष 2020-25 के दौरान 111 लाख करोड़ 1.5 ट्रिलियन के कुल अवसंरचनात्मक निवेश की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी एनआईपी में ऊर्जा, शहर, सड़क, शहरी अवसंरचना, रेलवे इसका मुख्य हिस्सा, यानी एनआईपी के अंदर ये सारी चीजें आती है, ऊर्जा भी आता है, सड़क भी आता है, शहरी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ये सारी चीजें भी आती है। भारत में अवसंरचना में निवेश मुख्यतः सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीईपी के रूप में ही आया है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, पाइपलाइन के बारे में पढ़ लिया। अब जरा पीपीई के बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति यानी पीपीपीएसी का गठन किया है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान पीपीपीएसी ने 4,321 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ 5 परियोजनाएं, जिनमें से 4 रेलवे क्षेत्र और 1 बंदरगाह क्षेत्र की सिफारिश की। वर्ष 2021 में पीपीपीएसी
ने कुल 66,600.59 रुपए के अनुमानित व्यय वाली 7 परियोजनाओं की सिफारिश की थी। इन 7 परियोजनाओं में से एक टेलीकॉम सेक्टर के लिए, 3 रेलवे सेक्टर के लिए, जिसमें दो दो तो वो थे कि स्टेशनों का पुनर्विकास परियोजनाएं थी और एक यात्री ट्रेन के ऊपर प्लानिंग थी। 2 MHA सेक्टर परियोजनाएं यानी कि इको पर्यटन वाली परियोजनाएं और एक पतन क्षेत्र परियोजना, पतन का मतलब वो गिरने वाला नहीं, बंदरगाह वाला परियोजना थी। वित्त वर्ष 2021 में भारत सरकार के पुनरुत्थान अवस्थापना व्यवहार्यता अंतराल निधि यानी कि रिवैम्प्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना को वर्ष 2024-25 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। अब जरा सड़क के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत सड़क पर दौड़ता है, चाहे वह यात्री परिवहन हो या माल की आवाजाही। सड़क परिवहन देश के यातायात का प्रमुख साधन है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान सकल मूल्य वर्धन में परिवहन क्षेत्र का हिस्सा लगभग 4.6% था, जिसमें से सड़क परिवहन की भागीदारी लगभग 67% थी। यानी 4.6 का अगर हम अमाउंट निकालते तो 67% हिस्सा तो केवल सड़क परिवहन का था। भारत 63.86 लाख किलोमीटर शहरी ग्रामीण सड़कों और राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों के साथ अमेरिका 66.45 लाख किलोमीटर का दूसरे स्थान पर आता है। यानी हमारे पास सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इस क्षेत्र में सक्रिय नीतिगत प्रयासों के साथ देश में सड़क नेटवर्क में निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारे यहाँ नई नई सड़कें लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2019 के समाप्त दशक के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों में 7.25% की वृद्धि दर यानी CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज की गई है, जिसके बाद ग्रामीण सड़कें 6.25 और शहरी सड़कों में 4.27 का विकास देखा गया होगा, ग्रोथ देखी गई होगी, वृद्धि देखी गई है। स्थान आता है। जिस तेजी से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है उस वजह से सड़क निर्माण में वर्ष 2014-15 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन की तुलना में 2018-19 में 30 किलोमीटर प्रतिदिन की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। कि पहले हम 12 किलोमीटर प्रतिदिन का सड़क बनाते थे, काम करते थे, अब लगभग 30 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 में इसमें भी तीव्र कमी आई। इसका रीजन तो एक ही है, कोविड-19। वहीं पर अगर मैं एयर सेक्टर की बात करता हूँ, हमारे विमान व्यापार की बात करता हूँ, तो भारत के उड्डयन बाजार विश्व का सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। भारत में घरेलू ट्रैफिक यातायात में दुगनी वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2013-14 में 61 मिलियन से बढ़कर के वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया है। अर्थात इसमें 14% प्रति वर्ष की आर्थिक से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई, यानी पर साल 14% से ज्यादा की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है कि वर्ष 2024-25 तक यह तीसरे सबसे बड़े घरेलू विमानन बाजार से बढ़कर विश्व का तीसरा बड़ा समग्र बाजार यानी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिक सहित बच जाएगा। यानी वर्ल्ड में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। वंदे भारत मिशन को 7 मई 2020 को विश्व में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। इसके द्वारा 13 दिसंबर 2020 तक लगभग 30 लाख यात्रियों का आगमन भारत में हुआ, जिसमें से लगभग 27 लाख को चार्टर्ड उड़ानों और एयर इंडिया के समूहों की सहायता से मानव इतिहास में सबसे बड़े बचाव मिशन के जरिए सहायता दी गई। भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की कुल मात्रा का लगभग 95% 68% समुद्र के रास्ते से होता है। यानी 95% समुद्र के हिस्से होता है, जिसमें मेनली 68% है। सिंगल प्रबंधन के तहत भारतीय रेल 67,580 किलोमीटर से भी अधिक रूट के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हमारे देश में है। वित्त वर्ष 2020 के दौरान भारतीय रेल में 1.2 बिलियन टन माल और 8.1 बिलियन यात्रियों का वहन किया, यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह ले गई है, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक और विश्व का चौथा सबसे बड़ा माल वाहक नेटवर्क बनाता है। ठीक, तो हमने कितनी चीजों के बारे में बात कर लिया। हमने कोयला के बारे में बात कर लिया, हमने ऑयल के बारे में बात कर लिया, पाइपलाइंस के बारे में बात कर लिया, हमने कपड़े उद्योग के बारे में बात कर लिया, हमने एयर इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, टेलीफोन के बारे में, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में।
सभी प्रकार के उपभोक्ताओं पर वायरलेस टेलीफोनी की हिस्सेदारी 98.3% है, जबकि लैंडलाइन टेलीफोन अब केवल 1.7% ही रह गया। ये तो हमें पता है, अब कितने ही लैंडलाइन मिलते हैं हमें। भारत में कुल टेली घनत्व नवंबर 2020 के अंत तक 86.6% पर थी, जबकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेली घनत्व क्रमशः 59.1% तथा 139% था। यानी एक घर में एक से ज्यादा फोन शहरों में। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या ब्रॉडबैंड और नैरो बैंड दोनों को मिला दिया जाए तो मार्च 2019 में 636.73 मिलियन की तुलना में सितंबर 2020 के अंत तक 776.45 मिलियन तक पहुंच गई है। यानी हम लोग लगातार क्या कर रहे हैं, इंटरनेट जो फैसिलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा लोग अभी यूज करना शुरू कर रहे हैं। ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। अब अगर मैं ऊर्जा की बात करता हूँ यानी एनर्जी सेक्टर की बात करता हूँ, तो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक है। भारतीय ऊर्जा खपत बास्केट में विश्व की प्राथमिक ऊर्जा खपत 5.8% की हिस्सेदारी के साथ कोयले और कच्चे तेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में पॉइंट पढ़ते हैं। भारत विश्व में सबसे त्वरित गति से शहरीकरण की ओर बढ़ने वाले देश में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के शहरों की जनसंख्या 37.7 करोड़ थी, जिसका वर्ष 2030 का तक लगभग 60 करोड़ होने का अनुमान है। यानी शहरों में लगभग 60 करोड़ लोग आ जाएंगे। भारत में शहरीकरण का महत्वपूर्ण एवं अपरिवर्तनीय बन गया है, यानी कि ये महत्वपूर्ण भी है और अब इसे चेंज भी नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रीय आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण निर्धारक भी है। तो इसी के साथ हमने उद्योगों के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। हमने उद्योगों के बारे में पूरी पढ़ाई कर ली, अलग अलग सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, कहते हैं इस्पात के बारे में पढ़ा, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा, एमएसएमई के बारे में पढ़ा, हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, विदेशी निवेश के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ ये तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पढ़ा, हमने महत्वपूर्ण बोर्ड के बारे में पढ़ा, प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ा है आज। ठीक है, और साथ ही साथ हमने और क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने भारत में जो इंडिया फाइनेंस करती है, जो इंडिया को फाइनेंस मिलता है, वो फाइनेंस देने वाले कौन कौन सी 6 बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने नवरत्न जिनमें अब 14 कंपनी आ गई है वो पढ़ी, महारत्नों के बारे में पढ़ा, ये बताया कि कुछ कंपनियों को मिनी रत्नों का भी दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके ऊपर हमने फेरा फेमा के बारे में पढ़ा और इसके साथ ही हमने उद्योग के बारे में सारे नोट्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उनको स्टार्ट करेंगे। आज मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा वरना वीडियो में बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी। अभी आप लोग एक बार इन नोट्स को एक बार घर पर खुद से भी पढ़े। मैं ये नोट भी जो है, इस नोट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि ये नोट का पीडीएफ जो है आपके पास रहेगा, आप इसे घर पर भी एक बार पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज शेयर करें। और ये जो रेड कलर का आपके पास एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा घंटी के बगल में, इसको ग्रे कलर का कर दे और घंटी भी दबा ले, ताकि न्यू जो अपडेटेड वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और प्लीज अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी एडवाइस है, कोई भी कंप्लेन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं, या अगर कोई अच्छी एडवाइस है तो मैं उसे और सुधार सकूं अपने वीडियोस को। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, बी हेल्दी, स्टे हेल्दी।